बर्फ की उन चट्टानों को काटने लगे जो जहाज पर प्रेशर डाल रही थी, लेकिन यह भी ज्यादा काम नहीं आया। जहाज में पानी अभी भी भरे जा रहा था, तेजी से भरे जा रहा था और जहाज पर बर्फ का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। आखिरकार शैकल्टन हार मानकर क्रू को आदेश देते हैं कि जहाज को खाली कर दो, नीचे उतर जाओ। इस वक्त एक क्रू मेंबर टॉम मैक्लॉयड इस पूरी सिचुएशन को देखकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। इस जहाज को फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1915 एक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई देती। शैकल्टन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। जहाज का पिछला हिस्सा अचानक से 20 फुट ऊपर उठ गया है। रडर और स्टर्न पोस्ट उखड़ जाता है, जहाज की लकड़ियां टूटने लगती हैं और जहाज के अगले हिस्से में बड़ी तेजी से पानी भर जाता है। थैंकफुली सारे क्रू मेंबर्स इस वक्त तक जहाज से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद ये पानी बर्फ में बदल जाता है और इसके वजन से पूरा जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। इस जहाज के डूबने के साथ साथ एंटार्क्टिका को पैदल पार करने का सपना भी शैकल्टन का टूट चुका था। लेकिन अब सवाल और भी ज्यादा गंभीर था, क्या जिंदा वापस लौटा भी जा सकता है? क्रू के पास कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं, कोई जरिया नहीं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का। ये एंटार्क्टिका के समुद्र में मौजूद एक बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए थे, एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो खुद पानी में बहे जा रहा था। इस टुकड़े पर बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान मौजूद थी जिस पर क्रू अपना कैंप लगाता है। सबसे पहले अकाउंट देखा जाता है, आखिर क्या क्या चीजें इनके पास यहाँ बची हैं, कितना खाना पानी इनके पास मौजूद है। इसका जवाब निकलता है, इनके पास 3 छोटी बोट्स थी, एक स्लेज जिसके जरिए बर्फ में चला जा सकता था, कुछ जरूरी पर्सनल आइटम्स लोगों के और लगभग 1 महीने का राशन, सिर्फ 1 महीने का खाना। रात में सोने के लिए जगह भी कम पड़ गई, इसलिए कई लोगों को बर्फ पर ही सोना पड़ा। ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर सोए ताकि ठंड में फ्रीज ना हो जाए। कोई और पास से गुजरने वाला जहाज इन्हें यहाँ ढूंढ ले, इसका चांस लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि ये एंटार्क्टिका के ओशन में थे। यहाँ कोई और जहाज नहीं आता है। इंसानों को देखे हुए इन्हें 1 साल से ऊपर हो चुका था। बाहरी दुनिया को तो पता तक नहीं था कि ये जिंदा भी है या नहीं। ना कोई मैसेज भेज सकते थे, ना कोई मदद आने की उम्मीद थी। शैकल्टन के पास सिर्फ एक चीज थी, खुद की स्किल्स और खुद के एक्सपीरियंस पर भरोसा। लेकिन ये भरोसा उन्हें और उनके क्रू को और कितने दिन तक जिंदा रख सकता है? जब खाने की कमी पड़ेगी तो यहाँ क्या किया जाएगा? बर्फ पर कैंप लगाना भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती थी। इन्हें जरूरत थी जमीन की। शैकल्टन अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और अंदाजा लगाते हैं, सबसे करीबी जमीन जो इनके पास है वो है पॉलेट आइलैंड, बर्फीले समुद्र के पार करीब 550 किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका की टिप पर मौजूद एक आइलैंड। आयरनी की बात यह थी कि साल 1903 में एक स्वीडिश जहाज के फंसने के बाद इसी पॉलेट आइलैंड पर रेस्क्यू गियर छोड़ा गया था ताकि भविष्य में अगर कोई फंसे एंटार्क्टिका में तो इस आइलैंड का इस्तेमाल कर सके रेस्क्यू के लिए। और यह सामान खुद शैकल्टन ने ही खरीदा था। अब 12 साल बाद शैकल्टन खुद ही इसके भरोसे थे। ये क्रू के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि पॉलेट आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। सारा सामान स्लेजेस पर बर्फ में खींच कर ले जाया जाएगा और इसलिए शैकल्टन ने आदेश दिया, हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड तक का जरूरी सामान ही ले सकता है। कई लोगों ने जहाज से उतरते समय अपने कुछ पर्सनल आइटम्स भी साथ में ले लिए थे, लेकिन शैकल्टन ने कहा, कोई भी चीज तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। शैकल्टन अपने खुद के कुछ गोल्ड कॉइन्स और अपनी बाइबल को वहां बर्फ में ही छोड़ देते हैं। जहाज के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली के पास करीब 400 फोटोज थी। फोटोज के नेगेटिव्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट के कारण वो इनमें से केवल 150 नेगेटिव्स ही अपने साथ लेकर आ सके। यही 150 फोटोज बाद में जाकर दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक घटना का सबूत बनने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद ही खाने की कमी की वजह से क्रू के साथ आए कुत्तों के पपीज को मारना पड़ता है और कोई खाने का ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन की तैयारी के बाद सारा सामान बोट्स और स्लेजेस पर लोड कर दिया जाता है। हर बोट का वजन लगभग 1 टन था और इन्हें खींचना आसान नहीं था। किस्मत भी इन लोगों का साथ नहीं दे रही थी क्योंकि इस वक्त तक गर्मियों का मौसम वापस आ गया था एंटार्क्टिका में और तापमान बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से बर्फ का ऊपर का सरफेस सॉफ्ट हो गया और सामान खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद जब क्रू ने वापस मुड़कर देखा तो उन्हें देखा कि वो सिर्फ 1 मील का डिस्टेंस चल पाए हैं। आगे का रास्ता और खराब होता जाता है। शैकल्टन फैसला करते हैं कि यहीं कैंप कर लिया जाए जब तक ये बर्फ का टुकड़ा बहकर थोड़ा और जमीन के पास नहीं आ जाता। बर्फ के जिस टुकड़े पर ये कैंप लगाया जाता है, ये लोग उसे नाम दे देते हैं ओशन कैंप। शैकल्टन अपने क्रू में मौजूद हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम देते हैं ताकि वो बोर ना हो और वो डिप्रेस्ड ना फील करने लगे। 21 नवंबर 1915 एंड्योरेंस जहाज के पिछले हिस्से पर और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इस बार अब वो अचानक से पानी में उछलने लगता है। कुछ देर तक हवा में रहता है और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज बर्फ के नीचे डूब जाता है।
सभी क्रू मेंबर्स कुछ किलोमीटर ही दूर पहुंच पाए थे। इन्हें ये पूरी घटना अपनी आंखों के सामने होती हुई दिखती है। हालांकि जहाज इन्होंने पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन जहाज का इस तरीके से इनके सामने डूबना इन पर एक गहरा इमोशनल शॉक डालता है, मानो दुनिया से इनका आखिरी लिंक टूट गया हो। अब सिर्फ ये बर्फ की चट्टान थी और इस पर बनाया इनका ये ओशन कैंप। अगले कुछ दिनों तक चीजें ठीक ठाक चली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक से बर्फ का टुकड़ा ईस्ट की दिशा में बहने लगा, जमीन से और दूर बहने लगा। इसलिए 23 दिसंबर 1915 को शैकल्टन फैसला करते हैं ओशन कैंप को छोड़ दिया जाए और एक बार फिर से पैदल आगे चलने का फैसला किया जाए। लेकिन सिर्फ